जय हिंद। इससे पिछली वीडियो में हमने यहाँ तक पढ़ लिया था, इससे आगे कंटिन्यू करेंगे। जो लोग वो वीडियो नहीं देख रखे हैं, डिस्क्रिप्शन में लिंक है, वहाँ से जाकर वो वीडियो देख सकते हैं, या तो मेरे चैनल पे जाकर वो वीडियो दे सकते हैं। SCRT क्लास 6 से लेकर 10 तक मैंने जियोग्राफी कंप्लीट पढ़ा दिया है। अगर वो भी वीडियो अगर आपने नहीं देखा है तो आप जाकर मेरे चैनल से वो वीडियो देख सकते हैं। आपके टीआरई एग्जाम 4 के लिए, टीआरई 4 के लिए, एनीवन जो भी एग्जाम होने वाले हैं बिहार में, सभी एग्जाम के लिए क्या है, इंपॉर्टेंट है। तो चलिए फटाफट स्टार्ट करते हैं और देखते हैं कि कल से आगे हमें क्या पढ़ना है। तो आज हमारा चैप्टर है यूरोप में राष्ट्रवाद का उदय। यूरोप में राष्ट्रवाद का उदय कैसे हुआ। हमने फ्रांस में राष्ट्रवाद के बारे में पढ़ लिया, फ्रांस में फ्रांसीसी क्रांति पढ़ लिया, रूसी क्रांति पढ़ लिया, ये सारा हमने पिछली वीडियो में कंप्लीट पढ़ लिया है। अब बात करेंगे एशिया का मरीज जो है किसे कहते हैं, तो चीन को कहते हैं। क्वेश्चन पूछेगा एशिया का मरीज किसे कहते हैं, तो चीन को कहते हैं। वही यूरोप का मरीज किसे कहते हैं, तो तुर्की को कहते हैं। यूरोप का मरीज तुर्की को, एशिया का मरीज चीन को। चीन में प्रारंभिक प्रतियोगिता परीक्षा स्टार्ट हुआ था, यानी कि सबसे पहले क्वेश्चन पूछेगा प्रतियोगिता परीक्षा कहाँ से प्रारंभ हुआ था, तो चीन में से स्टार्ट हुआ था। आज जो आप प्रतियोगिता परीक्षा दे रहे हो, एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, पेपर दे रहे हो, वो सबसे पहले कहाँ से शुरू हुआ था, तो चीन से शुरू हुआ था। चीन में सर्वप्रथम चाय, कागज और रेशम का उपयोग हुआ था। सबसे पहले रेशम का उत्पादन चीन में हुआ था, कागज का भी तो चीन बताएंगे और चाय का भी तो चीन बताएंगे। चाय का सबसे पहले उपयोग या उत्पादन किसने किया था, तो चीन ने किया था। कागज का तो चीन ने किया था, कागज की खोज भी किसने की थी, चीन ने की थी। और रेशम का उपयोग भी सबसे पहले किसने किया, चीन ने किया। पंचशील समझौता 1954 में हुआ था। क्वेश्चन पूछेगा पंचशील समझौता कब हुआ था, तो 1954 में हुआ था, भारत और चीन के बीच हुआ था। और आंतरिक मामले में हस्तक्षेप नहीं करेगा, यानी कि ये समझौता जो हुआ था भारत और चीन के बीच में हुआ था, और कहा गया कि भारत चीन के आंतरिक मामले में कोई हस्तक्षेप नहीं करेगा और चीन भी भारत के आंतरिक मामले में कोई हस्तक्षेप नहीं करेगा। ये किस में हुआ था, शिमला समझौता में बताया गया था। जर्मनी राइन का निर्माण जुलाई 1806 में हुआ था। क्वेश्चन पूछेगा जर्मनी राइन का निर्माण कब हुआ था, तो जुलाई 1806 में हुआ था। नेपोलियन ने 16 जर्मनी राष्ट्र मिलाकर किया था, यानी कि नेपोलियन ने जर्मनी राइन का निर्माण किया था और क्या किया था, 16 जर्मन राष्ट्र मिलाकर किया था। 16 जर्मन जो छोटे छोटे राष्ट्र थे उनको मिलाकर जर्मन राइन का निर्माण किया था। किसने, नेपोलियन ने किया था। कब, जुलाई 1806 में। पूर्ण जागरण का प्रारंभ जो है इटली से हुआ था। इटली के फ्लोरेस नगर से हुआ था। फ्लोरेस नगर से ही पूर्ण जागरण का प्रारंभ हुआ था इटली में। क्वेश्चन पूछेगा पूर्ण जागरण का प्रारंभ कहाँ से हुआ था, इटली से हुआ था। किस शहर से, तो आपको बता देना है फ्लोरेस नगर से हुआ था। अब यहाँ पर चीज समझिएगा, पूर्ण जागरण का जनक किसे कहते हैं, तो दांते को कहते हैं। दांते इटली का रहने वाले था, यानी पूर्ण जागरण का जो है जनक किसे कहा जाता है, दांते को कहा जाता है। और दांते कहाँ का रहने वाला था, इटली का रहने वाला था। डिजाइन कॉमेडी इसकी पुस्तक का नाम था। दांते की पुस्तक का नाम क्या था, डिवाइन कॉमेडी। एग्जाम में क्वेश्चन पूछेगा डिवाइन कॉमेडी किसकी पुस्तक है, तो दांते की पुस्तक है। क्लियर है। अब यहाँ पे इस पुस्तक में इसने क्या लिखा था दांते ने, तो नर्क और स्वर्ग की सुंदरता का वर्णन किया था। नर्क और स्वर्ग की सुंदरता का वर्णन किस पुस्तक में किया गया है, क्वेश्चन पूछेगा तो आपको बता देना है डिवाइन कॉमेडी में। डिवाइन कॉमेडी किसकी पुस्तक है, दांते की। दांते कहाँ का रहने वाला था, तो इटली का रहने वाला था। दांते को क्या कहा जाता है, तो पूर्ण जागरण का जनक कहा जाता है। पूर्ण जागरण का शुरुआत कहाँ से हुआ था, तो इटली के फ्लोरेस नगर से हुआ था, और इस फ्लोरेस नगर से हुआ था। आपको ये चीजें अच्छे से बता देना है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब यहाँ पे लिखा है पूर्ण जागरण का आगे बढ़ाने के लिए इटली के चित्रकार और मूर्तिकार के महत्वपूर्ण भूमिका है। इटली के जितने भी चित्रकार थे और मूर्तिकार थे, उन्होंने इटली में पूर्ण जागरण को आगे बढ़ाने का काम किया था। इटली के जो चित्रकार हुआ करते थे, एक का नाम था लियोनार्डो दा विंसी और माइकल एंजेलो और राफेल। ये 3 लोग जो है इटली के महत्वपूर्ण चित्रकार थे। एग्जाम में डायरेक्ट क्वेश्चन पूछेगा माइकल एंजेलो कहाँ के रहने वाले थे, तो इटली के रहने वाले। राफेल कहाँ के रहने वाले थे, इटली के। और ये क्या थे, तो चित्रकार थे। समझ में आ गया। क्वेश्चन पूछ लेगा लियोनार्डो दा विंसी जो है क्या है, तो चित्रकार हैं। कहाँ के रहने वाले थे, तो इटली के रहने वाले थे। लियोनार्डो दा विंसी जो है एक महान वैज्ञानिक थे, इंजीनियर थे, चित्रकार थे और मूर्तिकार थे। ये जो व्यक्ति हैं, ये 3 काम, यानी कि ये 3 इनकी महत्वपूर्ण भूमिका है। एक महान वैज्ञानिक भी थे ये,
इंजीनियर भी थे, चित्रकार भी थे और मूर्तिकार भी थे। याद रखेंगे, क्वेश्चन पूछ सकता है कि बताइए लियोनार्डो दा विंसी जो है इटली के जो चित्रकार हैं, ये क्या है, इटली के जो है ये महान वैज्ञानिक है, इंजीनियर हैं, चित्रकार हैं, कि इनमें से एक से अधिक है, इनमें से कोई नहीं है, ऐसे क्वेश्चन पूछ सकता है। इनका जो सबसे फेमस चित्र है वो है मोनालिसा का और द लास्ट सफर का। लास्ट सफर और मोनालिसा का चित्र किसका है, तो इन्हीं का है। तो याद रखेंगे आप, मोनालिसा का चित्र और द लास्ट सफर का चित्र किसका है, लियोनार्डो दा विंसी का है। एग्जाम में क्वेश्चन पूछेगा। मैकियावेली जो है, मैकियावेली इटली का निवासी था। मैकियावेली की पुस्तक का नाम है द प्रिंसेस। द प्रिंसेस पुस्तक किसका है, तो मैकियावेली का है। और द प्रिंसेस पुस्तक जो है चाणक्य की जो अर्थशास्त्र पुस्तक है उससे इसकी तुलना की गई है। मैकियावेली की पुस्तक कौन सी है, द प्रिंसेस है। इसकी तुलना किससे की गई है, तो चाणक्य की अर्थशास्त्र जो पुस्तक है उससे की गई है। चाणक्य की पुस्तक का नाम क्या है, अर्थशास्त्र, और मैकियावेली की पुस्तक का नाम है द प्रिंसेस। इस दोनों का जो तुलना किया गया है, तो प्रिंसेस की तुलना अर्थशास्त्र से किया गया है। और ये इटली के निवासी थे, कौन, मैकियावेली। और चाणक्य का तो आपको मालूम है, मौर्य वंश के संस्थापक चंद्रगुप्त मौर्य के क्या थे, प्रधानमंत्री थे। इटली के एकीकरण में मेजनी, गैलीवाल्टी और माउंट द काबू का महत्वपूर्ण भूमिका रहा। तो क्वेश्चन पूछेगा इटली के एकीकरण में किसने भूमिका निभाई थी, तो मेजनी ने, गैलीवाल्टी ने और काउंट द काबू ने। याद रहेगा। अब देखिए, मुसोलिन इटली का रहने वाला था और ड्यून्स के नाम से जाना जाता था। ड्यूस के नाम से किसे जाना जाता था, तो मुसोली को जाना जाता। कहाँ का रहने वाला था, तो इटली का रहने वाला था। मुसोलिन ने इटली में फ्रांसीजमवाद की शुरुआत किया था। क्वेश्चन पूछेगा इटली में फ्रांसीजमवाद का शुरुआत किसने किया था, तो मुसोलिनी ने किया था। मुसोलिनी ने किया था। मुसोलिनी का मानना है कि बड़ी मछली जो है छोटी मछली को निगल जाती है। क्वेश्चन पूछेगा किसका मानना है कि बड़ी मछली छोटी मछली को निगल जाता है, तो वो किसका मानना है, मुसोलिनी का जो है मानना है कि बड़ी मछली छोटी मछली को क्या करता है, निगल जाता है। गौरव क्रांति की बात करें तो गौरव क्रांति कहाँ हुई थी, तो इंग्लैंड की धरती पर हुआ था। गौरव क्रांति कब हुआ था, तो 1688 ईस्वी में हुआ था और ये अन्य रक्तहीन क्रांति था। यानी कि इस क्रांति में किसी प्रकार का खून नहीं बहाया गया, इसीलिए इसको कहा जाता है रक्तहीन क्रांति। तो गौरव क्रांति कहाँ हुई थी, तो इंग्लैंड में हुआ था। कहाँ हुआ था, कब हुआ था, 1688 में। और इसे हम अन्य रक्तहीन क्रांति के नाम से भी जानते हैं क्योंकि इस क्रांति में किसी प्रकार का खून नहीं बहाया गया था। 1688 में जो गौरव क्रांति हुई, इंग्लैंड के जो सम्राट थे उस समय कौन था, तो जेम्स द्वितीय उस समय का शासक था। तो क्वेश्चन पूछेगा गौरव क्रांति कहाँ हुई थी, तो इंग्लैंड की धरती पर। कब हुई थी, 1688 में। और उस समय का सम्राट कौन था, जेम्स द्वितीय था। अब यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, एडियानोपुल की संधि, एडियानोपुल की जो संधि हुई थी, एडियानोपुल की संधि कब हुई थी, तो 1829 में हुआ था और तुर्की और रूस के बीच में। क्वेश्चन पूछेगा एडियानोपुल की संधि किसके किसके बीच हुआ था, तो तुर्की और रूस के बीच में हुआ था। कब हुआ था, 1829 में। अब देखिए, फ्रैंकफर्ट की संधि कब हुई थी, तो 1871 में हुआ था। कब, 1871 में। कौन सी संधि, तो आप कहेंगे फ्रैंकफर्ट की संधि 1871 में हुआ था और फ्रांस और वर्सिया के बीच में जर्मनी में हुआ था। ये फ्रैंकफर्ट जो है कहाँ है, तो जर्मनी में है। तो फ्रांस और वर्सिया के बीच में संधि हुई थी और ये कहाँ हुई थी, जर्मनी में हुआ था 1871 में हुआ था। फ्रैंकफर्ट जर्मनी के व्यावसायिक राजधानी है। फ्रैंकफर्ट जो है जर्मनी का क्या है, व्यावसायिक राजधानी है। इटली और जर्मनी के एकीकरण में ऑस्ट्रिया बाधक था। क्वेश्चन पूछेगा इटली और जर्मनी के एकीकरण में कौन बाधक था, तो ऑस्ट्रिया था। कौन था, ऑस्ट्रिया था। मैं आपको फिर से बता देता हूँ, ये रिवीजन क्लास है। क्या है, रिवीजन क्लास। अगर आपने पहले कभी पढ़ा है तो चीज़ें आपको बहुत अच्छे से समझ में आएंगी। अगर आपने नहीं पढ़ा है तो आपको 2-3 बार वीडियो देखना होगा और चीज़ें बार बार देखकर आपको याद करना होगा। अगर आपने पहले कभी पढ़ा है तो ये चीज़ें आपको बहुत ईजी लगेंगी और ये बिल्कुल शॉर्ट नोट्स है और इसका PDF मैं टेलीग्राम चैनल पर भी डाल दूंगा। विक्टर इमैनुअल जो था इटली का जनक था। क्वेश्चन पूछेगा
इटली का जनक कौन था? तो विक्टर इमैनुअल। जबकि इटली के एकीकरण की भूमिका किसने निभाई थी? तो मेजनी, गैरीबाल्टी, काउंट द काबू। ये तो मैंने आपको पीछे बताया। विक्टर इमैनुअल जो था इटली का प्रधानमंत्री, काउंट काबू को नियुक्त किया गया था। यानी कि इसी ने ही, विक्टर इमैनुअल ने ही इटली का जो प्रधानमंत्री किसको नियुक्त किया? तो काउंट काबू को नियुक्त किया था। और ये इटली का क्या था भैया? जनक था। भारतीय साहित्य में यूनानियों को यवन या ग्रीक के नाम से पुकारा जाता है। यानी कि भारत का जो साहित्य हम देखेंगे तो यूनानियों को हम यवन या ग्रीक के नाम से जानते हैं। मिस्र को इजिप्ट के नाम से जानते हैं। यानी कि भारतीय साहित्य में मिस्र को हम क्या कहते हैं? इजिप्ट। क्या बोलते हैं? इजिप्ट। क्वेश्चन पूछेगा कि बताइए हमारे भारत के साहित्य में मिस्र को किस नाम से जाना जाता है? तो इजिप्ट के नाम से। हमारे भारत के साहित्य में यूनान को किस नाम से जाना जाता है? तो यमन और ग्रीक के नाम से। और ईरान को किस नाम से जाना जाता है? तो मेसोपोटामिया के नाम से। इराक को किस नाम से जानते हैं? तो मेसोपोटामिया। तो क्वेश्चन पूछेगा वर्तमान में जो हमारा मेसोपोटामिया है, इराक है, उसको हम पहले किस नाम से जानते थे? तो मेसोपोटामिया के नाम से जानते थे। क्लियर है? यहाँ तक चीजें आपको बहुत अच्छे से समझ में आ गई होंगी। चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं आगे क्या है। देखिए, कार्बोनिल नामक संगठन 1810 में बनाया गया था और इटली के नेप्सल में तो कार्बोनरी नामक जो संगठन है, संगठन है, कब गठन हुआ था? तो 1810 में। और इटली के कहाँ? तो आप कहोगे नेपलस में। कहाँ? नेपलस में हुआ था। कार्बोनरी जो है क्रांतिकारी संगठन था और मेजनी इसका सदस्य था। मेजनी जो था इसका क्या था भैया? सदस्य था। आपको याद रखना होगा। जाल्बेरिन संस्था जो है जर्मनी का था। जाल्बेरिन जो संस्था है ये जर्मनी का था और व्यापारियों से संबंधित था। यानी कि जर्मनी के जो व्यापारी थे उन्होंने मिलकर एक संस्था बनाया था जिसको हम जाल्बेरिन कहते हैं। और ये कहाँ का संस्था है? तो जर्मनी का संस्था है। क्वेश्चन पूछेगा जाल्बेरिन संस्था कहाँ का है? तो जर्मनी का है। और ये किससे संबंधित है? तो व्यापारियों से संबंधित है। क्लियर है? और यहाँ पे क्या पूछेगा? कार्बोनरी जो है वो संस्था का गठन कब हुआ था? तो 1810 में हुआ था। इसका सदस्य कौन था? तो मेजनी था। याद रहेगा। कुसुस्तुनिया जो है का पतन कब हुआ था? तो 1453 में हुआ था। कुसुस्तुनिया का पतन कब हुआ था? 1453 में हुआ था। तो कुसुस्तुनिया का पतन कब हुआ था? तो 1453 में हुआ था। 1632 में यूनान को स्वतंत्र घोषित किया गया और कुसुस्तुनिया की संधि हुई थी। तो कुसुस्तुनिया की संधि कब हुई थी? तो 1632 में हुई थी और यूनान को क्या किया गया था? स्वतंत्र घोषित किया गया था। 1632 में यूनान को स्वतंत्र घोषित किया गया और कुसुस्तुनिया का संधि हुआ था। आपको याद रखना होगा। 9 गु एक आंदोलन का जो प्रवर्तक था वो कौन था? जिया बाटिर था, जो 19वीं सदी में हुआ था। जो है 9 गु एक आंदोलन जो है 19वीं सदी में हुआ था। इसका उद्देश्य था इटली का एकीकरण करना। इसका मुख्य उद्देश्य इटली का एकीकरण करना था। किसने किया था ये आंदोलन? तो जिया बाटिर ने किया था। सेंड्रोन की संधि 1 सितंबर 1870 में हुई थी और ये जो संधि हुई थी फ्रांस और पर्सिया के बीच में हुआ था। और फ्रांस और पर्सिया के बीच में जब युद्ध हुआ था तो इस युद्ध में जो है पर्सिया जीत गया था और ये संधि हुई थी जिसको बोलते हैं सेंड्रोन की संधि। एग्जाम में क्वेश्चन पूछेगा सेंड्रोन की संधि कब हुई थी? तो 1870 में हुई थी। किसके बीच? तो फ्रांस और पर्सिया के बीच। और दोनों में युद्ध हुआ था। कौन जीता हुआ था? पर्सिया जीता था। क्रीमिया के युद्ध कब हुआ था? 1854 और 56 में हुआ था। क्रीमिया का युद्ध कब हुआ था? 1854 और 56 में हुआ था। एक तरफ जो था ब्रिटेन, फ्रांस, तुर्की और दूसरी तरफ रूस था। एक तरफ ब्रिटेन, फ्रांस और तुर्की था और एक दूसरी तरफ कौन था? रूस था। और दोनों के बीच युद्ध हुआ और निर्णायक युद्ध हुआ, यानी कि कोई निर्णय नहीं निकला इस युद्ध से। वियना की संधि हुई थी 1815 में। क्वेश्चन पूछेगा वियना की संधि कब हुई थी? तो 1815 में। मेजबानी किसने की थी वियना की संधि की? तो चार्ल्स दसम ने किया था। अध्यक्षता किसने किया था? तो ऑस्ट्रिया के शासक जो थे मेटरनिक, ऑस्ट्रिया देश के जो शासक थे मेटरनिक, उन्होंने अध्यक्षता की थी। और मेटरनिक ने ही कहा था कि भैया फ्रांस जब छींकता है तो पूरे यूरोप में प्रभाव पड़ता है। ऐसे इसने शब्द दिए थे, ऐसे इसने वाक्य दिए थे। यंग यूरोप की स्थापना कब हुई थी? तो 1834 में हुआ था। बहुत ही इंपॉर्टेंट लाइन है। यंग यूरोप की स्थापना कब हुई थी?
तो 1834 में हुआ था। किसने किया था? तो मेजनी ने किया था। क्वेश्चन पूछता है यंग यूरोप की स्थापना किसने किया था? तो मेजनी ने किया था। इसका उद्देश्य क्या था? तो यूरोपीय देशों में राष्ट्रवाद की भावना को फैलाना, यूरोपीय देशों में राष्ट्रवाद की भावनाओं को फैलाना इसका उद्देश्य था। यूरोपीय सभ्यता का पालना किसे कहते हैं? तो यूनान को कहते हैं। एग्जाम में क्वेश्चन पूछेगा यूरोपीय सभ्यता का पालना किसे कहते हैं? तो यूनान को कहते हैं। हनोई समझौता जो है 1946 में हुआ था। किसके किसके बीच? तो फ्रांस और वियतनाम के बीच, फ्रांस और वियतनाम के बीच में ये समझौता हुआ था। 1804 में नेपोलियन कोड आया था। ये चीज़ मैंने आपको पीछे ही बता दिया था। क्वेश्चन पूछेगा नेपोलियन कोड कब आया था? तो 1804 में आया था। नेपोलियन कोड के तहत क्या किया गया? तो नागरिक को संहिता, यानी कि नागरिक के लिए एक संविधान बनाया गया। नागरिक के प्रक्रिया संहिता, दंड विधान की संहिता, अपराध मूल्य कानून संहिता, व्यापार मूल्य कानून संहिता, ये सारे कानून, नियम कानून किसने बनाया था? नेपोलियन ने बनाया था। इसने नियम कानून जो बनाया, जो नेपोलियन ने नियम कानून बनाया, उसी को नेपोलियन कोड के नाम से जानते हैं। और ये जो बनाया था 1804 में बनाया था। रोमानीवाद आंदोलन जो है कैसा था? सांस्कृतिक आंदोलन था और मातृभाषा के गौरव को बढ़ाने के लिए आंदोलन किया गया था रोमानीवाद आंदोलन। मारियान जो है फ्रांस का राष्ट्रवाद प्रतीक था। क्वेश्चन पूछेगा फ्रांस का राष्ट्रवाद प्रतीक क्या था? तो मरियान था। मरियान जो है फ्रांस का राष्ट्रवाद का प्रतीक है। जाल्बे राइन की बात करें तो 1834 में इसकी स्थापना प्रशा में की गई थी। कहाँ की गई थी? प्रशा में की गई थी। प्रशा में की गई थी 1834 में। किसकी स्थापना? जाल्बे राइन का। क्वेश्चन पूछेगा जाल्बे राइन की स्थापना कब की गई? 1834 में किया गया था। कहाँ किया गया था? तो प्रशा में किया गया था। और इसकी स्थापना का मतलब क्या है? तो जर्मन में क्या किया गया? इसके तहत जर्मन में सीमा शुल्क संघ की स्थापना की गई थी इसी के द्वारा। क्लियर है? यहाँ तक चीजें आपको अच्छे से समझ में आ गई होंगी। अब देखिए यहाँ पे जर्मेनिया एक शब्द है। जर्मेनिया कौन है? तो जर्मेनिया जर्मनी राष्ट्र की एक महिला का चित्र है, एक पेंटिंग है। याद रखेंगे जर्मेनिया जो है जर्मन राष्ट्र की महिला का एक पेंटिंग है। ये पेंटिंग 1848 में बनाया गया था। और जर्मेनिया का अर्थ का मतलब क्या है? तो जर्मन राष्ट्र का ये प्रतीक है। एग्जाम में क्वेश्चन पूछेगा जर्मेनिया क्या है? तो एक पेंटिंग है। कब बनाया गया था? 1848 में बनाया गया था। और ये क्या है? तो जर्मन राष्ट्र का प्रतीक है। क्वेश्चन पूछेगा जर्मन राष्ट्र का प्रतीक क्या है? तो जर्मेनिया है। ऐसे ही मैंने अभी पीछे बताया कि बताइए फ्रांस राष्ट्र का प्रतीक क्या है? फटाफट कमेंट करके बताइए फ्रांस राष्ट्र का प्रतीक क्या है। वैसे ही नेपल्स की क्रांति जो है 1821 में हुई थी। नेपल्स की क्रांति 1821 में हुई थी। और इस क्रांति से राजा राम मोहन राय जो थे बहुत ही खुश हुए थे। नेपल्स की क्रांति से राजा राम मोहन राय बहुत ही खुश हुए थे। क्वेश्चन पूछेगा राजा राम मोहन राय ने किस क्रांति की वजह से खुश हुए थे? तो नेपलर की क्रांति से। और कब हुआ था? 1821 में हुआ था। यूनानी स्वतंत्रता आंदोलन के दौरान कौन मरा था? तो यूनानी स्वतंत्रता आंदोलन के दौरान जो मरा, कौन मरा? तो लॉर्ड बायरन जो था वो यूनानी स्वतंत्रता आंदोलन के दौरान मारा गया था। जर्मनी के एकीकरण में बिस्मार्क ने 3 युद्ध किए थे। जर्मनी के एकीकरण की भूमिका किसने निभाई थी? तो बिस्मार्क ने निभाया था। और बिस्मार्क ने ही लौह और रक्त की नीति अपनाई थी। मैंने पीछे बता दिया है। बिस्मार्क ने 3 युद्ध किए थे जर्मनी के एकीकरण के लिए। पहला डेनमार्क का युद्ध, दूसरा ऑस्ट्रिया और प्रशिया के बीच युद्ध, और फ्रैंको प्रशिया का युद्ध। तो ऑस्ट्रिया प्रशिया हो गया, डेनमार्क हो गया, फ्रैंको प्रशिया का युद्ध हो गया। ये 3 युद्ध किसने किया था? बिस्मार्क के समय हुआ था जर्मनी के एकीकरण के। मार्टिन लूथर की बात करें तो ये जर्मनी का था। मार्टिन लूथर जर्मनी का था। 1815 में कैथोलिक चर्च के धर्मशास्त्र व सांस्कृतिक प्रथाओं का विरोध किया था। मार्टिन लूथर ने 1817 में क्या किया था? कैथोलिक चर्च के धर्मशास्त्र और सांस्कृतिक प्रथाओं का विरोध करने वाला कौन था? मार्टिन लूथर था। ऐसे ही भारत में भी एक व्यक्ति था जिसने क्या किया कि भारत में फैलने वाले कुरीतियों और मूर्ति पूजा का बहिष्कार किया था, विरोध किया था। उसका नाम था दयानंद सरस्वती। इसीलिए इसको भारत का मार्टिन लूथर कहा जाता है। समझना क्या? तो मार्टिन लूथर 1815 में कैथोलिक चर्च जो था और धर्मशास्त्र जो चीजें थी उनका विरोध किया था। और ये कहाँ का रहने वाला था? जर्मनी का रहने वाला था। अब हम पढ़ेंगे 6ठा चैप्टर प्रथम विश्व युद्ध और द्वितीय विश्व युद्ध का पूरा इतिहास। प्रथम विश्व युद्ध कब हुआ था? तो 1914 से लेकर 1918 के बीच।
प्रथम विश्व युद्ध का तत्कालीन कारण क्या था? क्या कारण था कि प्रथम विश्व युद्ध हुआ? तत्कालीन कारण तो ऑस्ट्रिया के राजकुमार जो थे, जिनका नाम था जॉर्ज फेर्डिनर, की हत्या कर दी गई। और बोर्नियास की राजधानी कहाँ थी? तो यहाँ पे ध्यान देंगे, सेरोजेनेमा में इसकी हत्या कर दी गई। किसकी? तो जॉर्ज फेर्डिनेंड की हत्या कर दी गई। बोस्निया की राजधानी सेरोजेना में इसकी हत्या कर दी गई, जिसकी वजह से क्या हुआ? प्रथम विश्व युद्ध हुआ। तो क्वेश्चन पूछेगा प्रथम विश्व युद्ध कब हुआ? 1914 से लेकर 1918 तक प्रथम विश्व युद्ध हुआ। और तत्कालीन कारण जो था, ऑस्ट्रिया के राजकुमार की हत्या। ऑस्ट्रिया का राजकुमार था जॉन फेर्डिनेंड, और वो उसकी हत्या कहाँ की गई? तो बोस्निया की राजधानी सेरोजेना में इसकी हत्या कर दी गई थी। ऑस्ट्रिया ने इस हत्या का ऑस्ट्रिया ने क्या हुआ कि ऑस्ट्रिया ने इस हत्या की वजह से सर्बिया और ऑस्ट्रिया ने सर्बिया पर आक्रमण कर दिया। यानी कि ये जो ऑस्ट्रिया ने क्या किया, इस हत्या के कारण सर्बिया पर क्या कर दिया? आक्रमण कर दिया और संपूर्ण विश्व दो भागों में बट गया। क्या हुआ कि ऑस्ट्रिया ने किस पर आक्रमण कर दिया? तो सर्बिया पे कर दिया, जिसकी वजह से क्या हुआ कि संपूर्ण जो विश्व था दो भागों में बट गया। एक तरफ आ गया मित्र राष्ट्र और दूसरी तरफ आ गया धुरी राष्ट्र। मित्र राष्ट्र में देश थे अमेरिका, फ्रांस, इंग्लैंड, रूस और जापान। तो याद रहेगा, अमेरिका, फ्रांस, इंग्लैंड, रूस और जापान, ये मित्र राष्ट्र थे प्रथम विश्व युद्ध के समय। और धुरी राष्ट्र एक तरफ थे ऑस्ट्रिया, हंगरी, इटली, जर्मनी और तुर्की। ये पांच देश को धुरी राष्ट्र बोला गया। और मित्र राष्ट्र अमेरिका, फ्रांस, इटली, रूस और जापान, इन 5 देशों को मित्र राष्ट्र बोला गया। ये दोनों मिलकर, मित्र राष्ट्र और धुरी राष्ट्र मिलकर प्रथम विश्व युद्ध लड़े थे। समझ आया आपको? तो क्वेश्चन पूछेगा प्रथम विश्व युद्ध कब हुआ? तो 1914 से लेकर 1918 के बीच। क्यों हुआ था? क्या तत्कालीन कारण था? तो ऑस्ट्रिया के राजकुमार की हत्या, और हत्या की वजह से ऑस्ट्रिया ने क्या किया? सर्बिया पर आक्रमण कर दिया, जिसकी वजह से पूरा विश्व दो भागों में बट गया। एक मित्र राष्ट्र बोला गया और एक को धुरी राष्ट्र बोला गया। धुरी राष्ट्र में देश थे ऑस्ट्रिया, हंगरी, इटली, जर्मनी और तुर्की। और वहीं अगर बात करें मित्र राष्ट्र में देश थे अमेरिका, फ्रांस, इंग्लैंड, रूस और जापान। मैं इसको थोड़ा ऊपर कर देता हूं, जिसकी वजह से आप अच्छे से देख लेंगे। एक बार फटाफट देखकर आप नोट कर लीजिए। मित्र राष्ट्र में आपको अमेरिका, फ्रांस, इंग्लैंड, रूस और जापान था। धुरी राष्ट्र में ऑस्ट्रिया, हंगरी, इटली, जर्मनी और तुर्की था। बाद में जब द्वितीय विश्व युद्ध होगा, उसमें जापान मित्र राष्ट्र से निकलकर धुरी राष्ट्र में आ जाएगा। तो वो भी चीजें अभी आपको मैं बताऊंगा। क्लियर है? उसके बाद क्या हुआ कि वर्साई की संधि हुई। कब हुई? तो 28 जून 1919 में। 28 जून 1919 में वर्साई की संधि हुई। क्वेश्चन पूछेगा वर्साई की संधि कब हुई थी? तो 28 जून 1919 में हुआ था। और मित्र राष्ट्र ने जर्मनी को हरा दिया था, क्योंकि जर्मनी कहाँ का था? तो धुरी राष्ट्र का था। तो मित्र राष्ट्र ने जर्मनी को क्या कर दिया? हरा दिया। और हराने के बाद जर्मनी को पूरी तरह से बर्बाद कर दिया और अपमानजनक संधि की, इसी को कहा जाता है वर्साई की संधि। वर्साई संधि को अपमानजनक संधि के नाम से हम लोग जानते हैं। और इस संधि के तहत प्रथम विश्व युद्ध क्या हुआ? समाप्त हुआ। इस संधि के तहत प्रथम विश्व युद्ध क्या हो गया? समाप्त हो गया। तो क्वेश्चन पूछेगा किस संधि के तहत प्रथम विश्व युद्ध समाप्त हुआ? तो वर्साई की संधि। वर्साई की संधि कब हुई? तो 28 जून 1919 में हुई थी। और इस संधि के तहत क्या हुआ? तो मित्र राष्ट्र ने जर्मनी को तहस नहस कर दिया, बर्बाद कर दिया। जर्मनी का एकीकरण का श्रेय किसे जाता है? तो बिस्मार्क को जाता है। बिस्मार्क ने लौह एवं रक्त की नीति अपनाई थी, जिसको त्याग कर इसने ब्लू पॉलिसी नीति अपनाया और जर्मनी का यूरोपीय राष्ट्र के साथ तालमेल बिठाया। जर्मनी का एकीकरण किसने किया? जर्मनी के एकीकरण का श्रेय किसे जाता है? तो बिस्मार्क को जाता है। बिस्मार्क ने कौन सी नीति अपनाई थी? तो लौह और एवं रक्त की नीति अपनाई थी। इसको त्याग कर, लौह और रक्त की नीति को त्याग कर बिस्मार्क ने कौन सी नीति अपनाई? तो ब्लू पॉलिसी की नीति अपनाई थी। और ब्लू पॉलिसी की नीति अपनाने का उद्देश्य क्या था? तो जर्मनी का यूरोपीय देशों में, यूरोपीय राष्ट्रों के साथ तालमेल बैठाने के लिए था। और जर्मनी तो तहस नहस हो ही गया था भाई वर्साई की संधि के बाद। मार्टिन लूथर की बात करें तो भैया धर्म सुधारक थे और ये जर्मनी के रहने वाले थे। अभी तो हमने ऊपर पढ़ा मार्टिन लूथर के बारे में। हिटलर जर्मनी का था और 1933 में जर्मनी का चांसलर बना था और 1945 तक था। ये हमने जब जर्मनी का एकीकरण पढ़ा था तो वहाँ पढ़ा था कि हिटलर कहाँ का रहने वाला था? जर्मनी का रहने वाला था और 1933 में यहाँ का चांसलर बना था। बताइए किसने न्योता दिया था हिटलर को?
हिटलर को किसने न्योता दिया था कि भैया आइए आप चांसलर बनिए? किसने दिया था? फटाफट कमेंट करके बताइए, मैंने पिछले वीडियो में बताया था। तो 1933 में चांसलर बना, 1945 तक ये चांसलर बन के रहा। नाजी पार्टी की बात करें तो 1920 में इसका गठन हुआ था और हिटलर ने किया था और जर्मनी के म्यूनिक में किया था। तो नाजी पार्टी का गठन 1920 में हुआ था, हिटलर ने किया था और जर्मनी के म्यूनिक में हुआ था। और नारा दिया एक राष्ट्र एक नेता। हिटलर ने नारा दिया कि एक राष्ट्र और एक नेता होना चाहिए। एग्जाम में क्वेश्चन पूछेगा एक राष्ट्र और एक नेता का जो है नारा किसने दिया? तो हिटलर ने दिया था। और हिटलर ने नाजी पार्टी का गठन कब किया? 1920 में किया था। कहाँ किया था? जर्मनी के म्यूनिक में किया था। जर्मनी के म्यूनिक में किया था। याद रहेगा आपको, चीजें आपको याद रहेंगी। चलिए फटाफट आगे बढ़ते हैं। आइए अब यहाँ पर आप ध्यान से देखेंगे, अब यहाँ पे समझेंगे कि हिटलर अपनी बात लोगों तक पहुंचाने के लिए अपनी आत्मकथा मीन कैंप मेरा संघर्ष नामक आत्मकथा लिखा और इस आत्मकथा के तहत लोगों तक अपनी बात को पहुंचाने का काम किया। तो हिटलर ने लोगों तक अपनी बातों को पहुंचाने के लिए क्या किया? तो अपनी आत्मकथा लिखा था जिसका नाम था मीन कैंप। तो इस पुस्तक के तहत लोगों तक अपनी बातों को पहुंचाया था कौन? हिटलर ने पोलैंड पर आक्रमण कर दिया। भैया प्रथम विश्व युद्ध 1919 में वर्साई की संधि के तहत तो खत्म हुआ था और उसी समय क्या हुआ भाई? चांसलर 1933 में चांसलर बना कौन? तो हिटलर बना। और हिटलर चांसलर बनने के बाद क्या किया? पोलैंड पर आक्रमण कर दिया। और पोलैंड पर आक्रमण कब किया था? तो 1939 में किया था। देखिए हिटलर ने पोलैंड पर आक्रमण कर दिया और द्वितीय विश्व युद्ध शुरू हो गया। द्वितीय विश्व युद्ध क्या हो गया? शुरू हो गया। द्वितीय विश्व युद्ध में जापान जो है मित्र राष्ट्र का साथ छोड़कर धुरी राष्ट्र में शामिल हो गया। आपको मालूम होगा, मैंने आपको बताया था मित्र राष्ट्र में पहले जापान था और जापान जो है मित्र राष्ट्र को छोड़कर किसमें शामिल हो गया? धुरी राष्ट्र में शामिल हो गया द्वितीय विश्व युद्ध में। द्वितीय विश्व युद्ध के समय जापान को पीत का आतंक के नाम से जाना गया। क्वेश्चन पूछेगा द्वितीय विश्व युद्ध के समय किसे पीत का आतंक कहा गया? तो जापान को कहा गया था। किसको कहा गया था? जापान को। प्रथम विश्व युद्ध में पहले ऑस्ट्रिया शामिल था। प्रथम विश्व युद्ध में पहले जो है ऑस्ट्रिया क्या था? शामिल था। अंत में अमेरिका शामिल हुआ। प्रथम विश्व युद्ध में जो है ऑस्ट्रिया पहले शामिल हुआ क्योंकि भाई ऑस्ट्रिया ने ही सर्बिया पे आक्रमण किया था ना। तो प्रथम विश्व युद्ध में सबसे पहले ऑस्ट्रिया ने सर्बिया पे आक्रमण किया था, इसीलिए सबसे पहले शामिल कौन हुआ? प्रथम विश्व युद्ध में ऑस्ट्रिया हुआ। बाद में शामिल कौन हुआ था? तो अमेरिका हुआ था। अमेरिका शामिल हुआ था। कब? 28 जून 1914 को और 1 नवंबर 1918 तक ये युद्ध चला था। प्रथम विश्व युद्ध। प्रथम विश्व युद्ध धुरी राष्ट्र का नेतृत्व जो है जर्मनी कर रहा था। प्रथम विश्व युद्ध में धुरी राष्ट्र का नेतृत्व कौन कर रहा था? जर्मनी। तभी तो जर्मनी को हराकर मित्र राष्ट्र ने क्या किया था? सर्बिया की संधि की थी और इसको तहस नहस कर दिया था जर्मनी को। कैंसर विलियम द्वितीय जर्मनी का अंतिम सम्राट था। कैंसर विलियम द्वितीय जो था जर्मनी का अंतिम सम्राट था। ठीक है। सर्वसला या आंदोलन तुर्की, ऑस्ट्रिया और हंगरी के बीच में हुआ था और स्लाव जाति को एकत्रित करना, यानी कि ये जो आंदोलन हुआ था ये जो तुर्की, ऑस्ट्रिया और हंगरी में हुआ था और स्लाव जाति को एकत्रित करने का यह आंदोलन हुआ था। आंदोलन को रूस में बढ़ावा दिया गया था। इस आंदोलन को रूस में क्या दिया गया? रूस ने क्या दिया? इस आंदोलन को रूस ने बढ़ावा दिया और यह आंदोलन हुआ था तुर्की, ऑस्ट्रिया और हंगरी में। और सर स्लाव आंदोलन था, ये सर स्लाव आंदोलन के नाम से जानते थे और ये स्लाव जाति के द्वारा किया गया था। आर्क ड्यूक की बात करें तो फ्रांसीसी फर्डिनेंड की हत्या जो है नीरहिल्स स्टोल ने किया था। आर्क ड्यूक के अनुसार फ्रांसीसी जो ड्रिनेट की हत्या जो है ली स्टोल ने किया था। प्रथम विश्व युद्ध के बाद 14 सूत्री सिद्धांत 1918 में लाया गया था। क्वेश्चन पूछेगा प्रथम विश्व युद्ध के बाद 14 सूत्री सिद्धांत कब लाया गया था? 1918 में लाया गया था शांति वार्तालाप के लिए। 14 सूत्री सिद्धांत किसके लिए लाया गया था? तो शांति वार्तालाप के लिए लाया गया था। तो अमेरिका के राष्ट्रपति वुडरो विल्सन ने लाया था। वुडरो विल्सन ने 14 सूत्री सिद्धांत लाया था। कब? 1918 में, प्रथम विश्व युद्ध के बाद। और अमेरिका के राष्ट्रपति कौन थे? वुडरो विल्सन थे। लुसतेनिया जहाज
लुसितानिया जहाज जो था ब्रिटेन का था। कहाँ का था? ब्रिटेन का था, और जर्मनी ने डुबो दिया था, जिसकी वजह से अमेरिका प्रथम विश्व युद्ध में आया था। देखिए, ब्रिटेन और अमेरिका, ब्रिटेन का जो जहाज था, ब्रिटेन का एक जहाज था जिसका नाम था लुसितानिया जहाज। इस लुसितानिया जहाज को जर्मनी ने क्या किया था? डुबो दिया था, जिसकी वजह से अमेरिका प्रथम विश्व युद्ध में शामिल हुआ था। मैंने आपको बताया ना, पहले अमेरिका प्रथम विश्व युद्ध में सबसे पहले ऑस्ट्रिया आया था, बाद में अमेरिका आया था। अमेरिका क्यों आया था? तो भैया ब्रिटेन का एक जहाज था, उस जहाज को जर्मनी क्या किया था? डुबो दिया था, उसकी वजह से अमेरिका प्रथम विश्व युद्ध में शामिल हुआ। क्वेश्चन पूछेगा, अमेरिका प्रथम विश्व युद्ध में शामिल क्यों हुआ? क्योंकि भाई ब्रिटेन का एक जहाज था, उस जहाज को जर्मनी ने क्या किया था? डुबो दिया था। वर्साय की संधि एक आरोपित संधि है, यानी कि जबरदस्ती आरोपित किया गया था यह संधि। म्यूनिक जर्मनी यानी म्यूनिक समझौता यानी कि म्यूनिक कहाँ है? जर्मनी में है। तो म्यूनिक समझौता 1938 में हुआ था, और यह समझौता ब्रिटेन, इटली, फ्रांस और जर्मनी के बीच हुआ था। क्वेश्चन पूछेगा, म्यूनिक समझौता किसके किसके बीच हुआ? तो आपको बताना है, ब्रिटेन, इटली, फ्रांस और रूस के बीच हुआ था, सॉरी जर्मनी के बीच हुआ था। ब्रिटेन, फ्रांस, इटली और जर्मनी के बीच में हुआ था। कब हुआ था? 1938 में हुआ था। कहाँ हुआ था? म्यूनिक में, और ये म्यूनिक कहाँ है? जर्मनी में है। मैगिनॉट लाइन की बात करें तो जर्मनी और फ्रांस के बीच की सीमा रेखा है। क्वेश्चन पूछेगा, फ्रांस और जर्मनी की सीमा रेखा का नाम क्या है? तो मैगिनॉट लाइन। मैगिनॉट लाइन फ्रांस ने बनाया था। मैगिनॉट लाइन किसने बनाया था? फ्रांस ने बनाया था, और ये फ्रांस और जर्मनी के बीच में क्या है? सीमा रेखा का काम करता है। फ्रांस और जो है जर्मनी के बीच में सीमा रेखा का काम करता है मैगिनॉट। द्वितीय विश्व युद्ध की बात करें तो अमेरिका का राष्ट्रपति जो था रूजवेल्ट था, और ब्रिटेन का प्रधानमंत्री चर्चिल था। द्वितीय विश्व युद्ध कब हुआ था? तो ये आपको मालूम होगा, 1939 में हुआ था। क्यों हुआ था? क्योंकि भाई जर्मनी का जो आपका हिटलर था, हिटलर ने पोलैंड पर आक्रमण कर दिया था, जिसकी वजह से द्वितीय विश्व युद्ध हुआ था। और द्वितीय विश्व युद्ध अमेरिका का राष्ट्रपति कौन था? रूजवेल्ट था, और प्रधानमंत्री ब्रिटेन का प्रधानमंत्री चर्चिल था। एग्जाम में क्वेश्चन पूछेगा, द्वितीय विश्व युद्ध के समय अमेरिका का राष्ट्रपति कौन था? तो रूजवेल्ट था, और ब्रिटेन का प्रधानमंत्री कौन था? तो विंस्टन चर्चिल था। द्वितीय विश्व युद्ध रूस में जर्मनी को हराया था। द्वितीय विश्व युद्ध में रूस ने किसको हरा दिया भैया? जर्मनी को हराया था। रूस ने जर्मनी को हराया था। 1911 में आगदीर संकट मोरक्को के कारण आगदी संकट के कारण इंग्लैंड और जर्मनी के बीच प्रतिस्पर्धा हुई थी। तो आगदी संकट के कारण, और यह आगदी संकट कहाँ हुआ था? मोरक्को में हुआ था 1911 में। पेरिस शांति सम्मेलन जनवरी 1919 में हुआ था। क्वेश्चन पूछेगा, पेरिस शांति सम्मेलन कब हुआ था? तो जनवरी 1919 में हुआ था, और यहाँ पे 5 संधियां हुई। कितनी संधियां हुई? 5 संधियां हुई थी पेरिस शांति सम्मेलन के तहत। बिस्मार्क जर्मनी का था। 1837 में गुप्त संधि का प्रथा प्रारंभ किया था। क्वेश्चन पूछेगा, गुप्त संधि का प्रथा किसने प्रारंभ किया था? तो बिस्मार्क ने किया था। बिस्मार्क कहाँ का रहने वाला था? तो जर्मनी का रहने वाला था। बिस्मार्क ने गुप्त संधि का प्रारंभ कब किया? 1887 में किया था, और जर्मन, रूस, ऑस्ट्रिया की मित्रता हुई थी। इस संधि के तहत जर्मनी, रूस, ऑस्ट्रिया की मित्रता हुई थी। पाट्सडैम सम्मेलन जो है 2 अगस्त 1945 तक चला था। 7 मई 2 अगस्त 1945 तक चला था। सॉरी 17 जून देखिए, पाट्सडैम सम्मेलन जो है 17 जून से लेकर 2 अगस्त 1945 तक चला था, और ये 5 सम्मेलन जो है जर्मनी में हुआ था। मित्र राष्ट्र ने जापान को आत्मसमर्पण के लिए शर्त रखी थी। मित्र राष्ट्र ने जापान को आत्मसमर्पण के लिए क्या रखा था? शर्त रखा था। समझ में आ रहा है? अब यहाँ पे ध्यान देंगे, मित्र राष्ट्र के आक्रमण यूरोप पर, कोड का नाम जून 1944 में ऑपरेशन ओवरलॉर्ड किया गया था। यानी मित्र राष्ट्र ने जो यूरोप पर आक्रमण किया था, उसका क्या बोलते हैं, मिशन जो था, जो आक्रमण करने का मिशन था, उसका कोड नाम क्या था? तो ऑपरेशन ओवरलॉर्ड था, और जून 1944 में ये रखा गया था। तेहरान सम्मेलन फ्रांस पर मित्र राष्ट्रों का आक्रमण था। तेहरान सम्मेलन फ्रांस पर मित्र राष्ट्रों का आक्रमण था। 28 नवंबर से 1 दिसंबर 1943 तक ये चला था। 28 नवंबर से 1 दिसंबर 1943 तक चला तेहरान सम्मेलन, और फ्रांस पर मित्र राष्ट्र का आक्रमण था।
पर्ल हार्बर पर आक्रमण 7 दिसंबर 1941 में किया था किसने? जापान ने। पर्ल हार्बर पर आक्रमण 7 दिसंबर 1941 में जापान ने किया था। किसने किया था? जापान ने। और जापान का जो एडमिरल था जिसका नाम था यामामोटो ने क्या किया था भाई? पर्ल हार्बर पर आक्रमण किया था 7 दिसंबर 1941। ये पर्ल हार्बर कहाँ है? तो अमेरिका का एक क्षेत्र था, और अमेरिका का क्षेत्र था जिसकी वजह से अमेरिका द्वितीय विश्व युद्ध में आया था। तो भैया अमेरिका नहीं चाहता था युद्ध लड़ना, तो प्रथम विश्व युद्ध में भी आया, क्योंकि भाई जर्मन ने क्या किया था? ब्रिटेन के एक जहाज को डुबो दिया था, उसकी वजह से आया था प्रथम विश्व युद्ध में। और द्वितीय विश्व युद्ध में क्यों आया? तो पर्ल हार्बर पर आक्रमण कर दिया किसने? जापान ने। इसकी वजह से अमेरिका द्वितीय विश्व युद्ध में शामिल हो गया। और जापान का जो एडमिरल था जिसका नाम था यामामोटो। पर्ल हार्बर की बात करें, अमेरिका का नौसेना अड्डा और व्यापारिक केंद्र था। अमेरिका का नौसेना अड्डा और व्यापारिक केंद्र कौन सा जगह था? तो पर्ल हार्बर, जिस पर आक्रमण जापान ने कर दिया, और इसी की वजह से अमेरिका द्वितीय विश्व युद्ध में शामिल हुआ। क्वेश्चन पूछता कैसे है, ध्यान से सुनिएगा। क्वेश्चन पूछेगा अमेरिका द्वितीय विश्व युद्ध में शामिल क्यों हुआ? क्योंकि भाई जापान ने पर्ल हार्बर पर आक्रमण कर दिया। पर्ल हार्बर क्या है? तो भाई अमेरिका का एक जगह है जो एक व्यापारिक केंद्र है, और इसका सैनिक अड्डा भी था। समझ में आएगा? हिटलर ने सोवियत संघ के यूक्रेन व दक्षिणी रूस में सर्वोच्च प्राथमिकता दिया था। यानी कि हिटलर ने क्या किया था? सोवियत संघ के यूक्रेन और दक्षिण रूस को सर्वोच्च प्राथमिकता दिया, और कृषि और खनन तेल जर्मनी को आत्मनिर्भर बनाने की भूमिका निभाई थी। समझाया? ऑपरेशन बारबोरा जर्मन का यूएसएसआर पर आक्रमण हिटलर ने कोड बनाया था। यानी कि हिटलर ने एक मिशन बनाया, एक कोड बनाया जिसका नाम था ऑपरेशन बारबोसा, जिसके तहत हिटलर भाई जर्मनी का रहने वाला था। तो हिटलर ने जर्मनी का यानी कि हिटलर ने यूएसएसआर पर आक्रमण किया था। किस मिशन के तहत, किस ऑपरेशन के तहत? तो बारबोरा के ऑपरेशन के तहत। ऑस्ट्रिया हंगरी ने प्रथम विश्व युद्ध में सर्बिया पर युद्ध की घोषणा की थी। ऑस्ट्रिया हंगरी ने प्रथम विश्व युद्ध सर्बिया पर युद्ध की घोषणा की थी। आपको मालूम है सर्बिया पहली बार किसने आक्रमण किया था? तो आपको मालूम हो चुका है, ऑस्ट्रिया ने किया था, जिसकी वजह से प्रथम विश्व युद्ध हुआ था। अब देखेंगे हमारा बहुत ही महत्वपूर्ण चैप्टर है औद्योगिकरण का युग और इंग्लैंड क्रांति। औद्योगिक क्रांति इंग्लैंड से प्रारंभ होती है, क्योंकि कच्चा माल यहाँ पर सबसे अधिक था, जिसकी वजह से औद्योगिक क्रांति इंग्लैंड से प्रारंभ हुई थी। यहाँ इंग्लैंड से औद्योगिक क्रांति प्रारंभ हुई थी सूती वस्त्र उद्योग से। सूती वस्त्र उद्योग सबसे पहले औद्योगिक क्रांति का एक साधन था जो इंग्लैंड से प्रारंभ हुआ था। निरंकुशता के परेशान पादरी और सामंतों ने ब्रिटेन के सम्राट जॉन से घोषणा पत्र पर हस्ताक्षर किया और मैग्ना कार्टा बनवाया। अब देखिए, निरंकुशता से परेशान पादरी वर्ग सामंतवादियों ने क्या किया कि वहाँ की जो जनता थी, तो सम्राट के निरंकुशतावादी और पादरी और सामंतियों से परेशान होकर वहाँ की जनता ने वहाँ के सम्राट से कहा कि आप एक मैग्ना कार्टा बनाइए, आप एक हमारा मौलिक अधिकार बनाइए। मौलिक अधिकार को ही मैग्ना कार्टा कहा जाता है। तो मैग्ना कार्टा पर हस्ताक्षर करवाया किससे? जॉन द्वितीय से। ठीक है, कहीं कहीं जॉन दिया रहता है, कहीं जॉन द्वितीय दिया जाता है। ठीक है। 1688 में गौरव क्रांति हुई थी, जिसे हम रक्तहीन क्रांति कहते हैं, और सम्राट कौन था? जेम्स द्वितीय था। ये चीजें मैंने आपको पीछे ही बताया। सप्तवर्षीय युद्ध 1756 से लेकर 1763 के बीच में चला था। 1756 से 1763 के बीच में जो युद्ध हुआ उसे हम सप्तवर्षीय युद्ध कहते हैं। इस युद्ध में ब्रिटेन और, या तो ब्रिटेन बोलो या इंग्लैंड बोलो, ब्रिटेन और फ्रांस के बीच में युद्ध हुआ था, जिसे हम सप्तवर्षीय युद्ध के नाम से जानते हैं। इसे हम द्वितीय कर्नाटक युद्ध के नाम से भी जानते हैं, इसे हम तृतीय कर्नाटक युद्ध के नाम से भी जानते हैं। तो यह युद्ध 1756 से लेकर 1763 के बीच में हुआ था, और इंग्लैंड और फ्रांस के बीच में हुआ था। कहीं कहीं इंग्लैंड और ब्रिटेन और इंग्लैंड बात एक ही है के बीच ये हुआ था। और इंग्लैंड इसमें क्या हो गया था भैया? जीत गया था। और जीतने के बाद पेरिस की संधि हुई थी 1763 में। 1763 में पेरिस की संधि हुई थी। पेरिस की एक और संधि हुई थी, बताइए फटाफट। पेरिस की वो दूसरी संधि कब हुई थी? जिसके तहत अमेरिका स्वतंत्र हुआ था। पेरिस की एक और संधि हुई थी। फटाफट, अगर आपने पिछली वीडियो अच्छे से देखा होगा तो कमेंट जरूर करेंगे। ठीक है।
पैलेस की बात करें तो विक्टोरिया ब्रिटेन की महारानी का निवास स्थल था, और 10 डाउनिंग स्ट्रीट ब्रिटेन का जो है पीएम का निवास स्थल था। देखिए बकिंगम पैलेस जो बोले, बकिंगम पैलेस, ये जो है विक्टोरिया बोल रहे हैं, ब्रिटेन की जो महारानी है, ब्रिटेन की महारानी, क्वेश्चन पूछेगा ब्रिटेन की जो महारानी होती हैं वो कहाँ बैठती है, उसका घर कहाँ होता है, उनका क्षेत्र कौन होता है, तो बकिंगम पैलेस जो है ब्रिटेन का निवास स्थल है, ब्रिटेन की महारानी का निवास स्थल है। वही हम ब्रिटेन के प्रधानमंत्री का निवास स्थल देखें तो 10 डाउनिंग स्ट्रीट है। ठीक है। धर्म सुधारक आंदोलन इंग्लैंड में मार्टिन लूथर ने प्रारंभ किया था। धर्म सुधार आंदोलन सबसे पहले इंग्लैंड से प्रारंभ हुआ था और मार्टिन लूथर ने किया था, और जर्मनी का ये रहने वाला था। बाइबिल को जर्मनी में अनुवाद किया था। बाइबल को जर्मनी में अनुवाद किया था किसने, तो मार्टिन लूथर ने किया था। तो क्वेश्चन पूछेगा कि पहला धर्म सुधारक कौन थे, तो मार्टिन लूथर थे। कहाँ के रहने वाले थे, तो जर्मनी के रहने वाले थे। इन्होंने धर्म सुधार आंदोलन कहाँ से प्रारंभ किया था, तो इंग्लैंड से किया था, और इन्होंने बाइबल को किसमें अनुवादित किया, तो जर्मनी भाषा में अनुवादित किया था। समझ में आया? चलिए आगे बढ़ते हैं। विश्व का सबसे बड़ा उद्योग जो था लौह इस्पात उद्योग है, और उसके बाद सबसे पुराना जो है सूती वस्त्र उद्योग है। क्वेश्चन पूछेगा सबसे बड़ा उद्योग तो लौह इस्पात उद्योग, सबसे पुराना उद्योग तो सूती वस्त्र उद्योग। क्लियर है? 1818 में सबसे पहले कोलकाता के फोर्ट ग्लोस्टोल में सूती कपड़ा मिल लगाया गया था। सबसे पहले भारत में सबसे पहले सूती मिल कहाँ लगाया गया था, तो कोलकाता के कहाँ, फोर्ट ग्लोस्टोल में लगाया गया था 1818 में। पर यह जो सूती मिल था ये सक्सेस नहीं हुआ, ये नहीं चला, ये सक्सेस नहीं हुआ। जबकि आधुनिक सूती कपड़ा मिल 1854 में लगाया गया था। कब लगाया गया था? 1854 में लगाया गया था। कहाँ? मुंबई के स्पिनिंग विंग मिल के नाम से इसको जाना जाता है, विंग्स मिल के नाम से इसको जाना जाता है। तो आधुनिक सूती कपड़ा मिल सबसे पहले कहाँ लगाया गया? तो 1854 में मुंबई में लगाया गया था। और किसने लगाया था? तो कवाजी नानाभाई डाबर ने इसकी स्थापना की थी। कवाजी नानाभाई डाबर ने इसकी स्थापना की थी। तो पहला सूती मिल 1818 में जो सक्सेस नहीं हुआ कोलकाता वाला, 1854 में ये सक्सेस हुआ था। ये TRE 4 में पूछा गया क्वेश्चन है 1818 वाला। बाड़ाबंदी आंदोलन 1760 में हुआ था। बाड़ाबादी आंदोलन कब हुआ था? बाड़ाबादी आंदोलन 1760 में हुआ था। कब हुआ था? 1760 में हुआ था, और ये इंग्लैंड में हुआ था। और खेती लायक जमीन को बढ़ावा दिया गया। इस आंदोलन के तहत खेती लायक जो जमीन है उसको बढ़ावा दिया गया था। तो बाड़ाबादी आंदोलन 1760 में हुआ था इंग्लैंड में, और खेती लायक जो जमीन थी उसको बढ़ावा दिया गया था। माइक कानून ब्रिटेन का था, जिसका उद्देश्य वस्तु की कीमतों को रोकना था। वस्तु की बढ़ती कीमतों को क्या करना था? रोकना था। तो महंगाई बोल सकते हैं, यहाँ पे महंगाई होगा। महंगाई कानून ब्रिटेन में सबसे पहले आया था, बढ़ती हुई वस्तुओं की कीमतों को रोकना था। इंग्लैंड में कृषि क्रांति जो है 1690 से लेकर 1700 के बीच में हुआ था। कृषि क्रांति इंग्लैंड में 1690 से 1700 के बीच में हुआ था। स्पेनिंग जेन बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। स्पेनिंग जेन की बात करें, इसकी स्थापना किसने की थी? तो जेम्स हरग्रीव्स ने किया था। इंग्लैंड के रहने वाले थे ये। जेम्स हरग्रीव्स ने स्पेनिंग जेन की स्थापना की थी। स्पेनिंग जेन की स्थापना किसने की थी? तो जेम्स हरग्रीव्स ने किया था, इंग्लैंड के रहने वाले थे। फ्लाइंग शटर की स्थापना जॉन के ने किया था। जॉन के जो ब्रिटेन के रहने वाले थे। लुई ब्लांक की बात करें तो फ्रांस के दार्शनिक थे। लुई ब्लांक फ्रांस के दार्शनिक थे। लुई ब्लांक फ्रांस के क्या थे? दार्शनिक थे। फ्लाइंग शटर की स्थापना जॉन के ने किया था, ब्रिटेन के रहने वाले थे। एग्जाम में क्वेश्चन पूछता है। चलिए यहाँ पे ध्यान देंगे। अब हमारा है नेक्स्ट चैप्टर। यहाँ से एग्जाम के लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, और हर एक एग्जाम के लिए क्या है, ये इंपॉर्टेंट है। ये चैप्टर बहुत ही ज़्यादा, जो कि वर्ल्ड हिस्ट्री का एक बोल सकते हैं जान की तरह ही है। अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय की जो मुख्यालय है नीदरलैंड की राजधानी द हेग में है। अंतर्राष्ट्रीय क्वेश्चन पूछेगा, अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय, हमारे भारत में न्यायालय होता है केंद्रीय न्यायालय, जिसको हम सुप्रीम कोर्ट कहते हैं, और हर राज्य में हाई कोर्ट होता है, जिसको हम उच्च न्यायालय कहते हैं, और उच्चतम न्यायालय जो भाई सुप्रीम कोर्ट को कहते हैं। तो पूरे विश्व का एक न्यायालय होता है, उसे हम अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय कहते हैं। उस अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय का जो मुख्यालय है तो कहाँ है? तो द हेग में है। और द हेग कहाँ है? तो नीदरलैंड की ये राजधानी है। तो क्वेश्चन पूछ सकता है नीदरलैंड की राजधानी क्या है? द हेग है।
और अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय का मुख्यालय कहाँ है? द हेग में। इसको शांति पैलेस के नाम से भी जानते हैं, शांति पैलेस के नाम से भी जानते हैं द हेग को। संयुक्त राष्ट्र के संगठनों का मुख्यालय कहाँ है? तो न्यूयॉर्क में है। संयुक्त राष्ट्र के अलग अलग संगठन हैं और उसका मुख्यालय कहाँ है? न्यूयॉर्क में है। अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय में 15 न्यायाधीश होते हैं। कितने न्यायाधीश? 15 न्यायाधीश होते हैं और न्यूनतम न्यायाधीश 9 हो सकते हैं। तो अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय में 15 न्यायाधीश होते हैं और न्यूनतम कम से कम 9 न्यायाधीश हो सकते हैं। कार्यकाल इनका 9 वर्षों का होता है। तो क्वेश्चन पूछ सकता है अंतर्राष्ट्रीय न्यायालयों के न्यायाधीशों का कार्यकाल कितने वर्ष होता है? तो 9 वर्ष होता है। प्रत्येक 3 वर्ष में 5 न्यायाधीश सेवानिवृत्त होते हैं, यानी कि प्रत्येक 3 वर्षों में 5 न्यायाधीश को हटा दिया जाता है और 5 न्यायाधीशों की नियुक्ति की जाती है। ऐसे करने से क्या होता है कि कभी भी 15 न्यायाधीशों की कमी नहीं होती है, यानी 5 को हटाकर फिर 5 न्यायाधीश आ जाते हैं प्रत्येक 3 वर्ष पे। यानी 9 वर्ष जिसका पूरा होगा 5 को हटाए और 5 को ला दिए। ऐसे तो भाई 15 का एक ही बार 9 वर्ष पूरा हो जाएगा तो सबको हटा दिया जाएगा, दिक्कत हो जाएगा। भारत के पहले न्यायाधीश जो कि अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय के जो न्यायाधीश थे जिनका नाम था नगेंद्र सिंह। क्वेश्चन पूछता है कि अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय के पहले न्यायाधीश जो भारतीय न्यायाधीश थे उनका नाम था नगेंद्र सिंह। संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना 24 अक्टूबर 1945 को हुई थी और 24 अक्टूबर को हम लोग संयुक्त राष्ट्र संघ स्थापना दिवस के रूप में भी मनाते हैं। तो 24 अक्टूबर 1945 को 24 अक्टूबर 1945 को संयुक्त राष्ट्र संघ की क्या हुई थी? स्थापना हुई थी और 24 अक्टूबर को हम संयुक्त राष्ट्र संघ दिवस मनाते हैं। इसका उद्देश्य क्या था? तो अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा को प्रदान करना। संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना का उद्देश्य था कि भैया जितना भी राष्ट्र है पूरे विश्व में, वहाँ पे पूरे विश्व में शांति बनी रहे। जैसे प्रथम विश्व युद्ध, द्वितीय विश्व युद्ध हुआ, वैसे कोई युद्ध ना हो। सैन फ्रांसिस्को अमेरिका में सम्मेलन के तहत, सैन फ्रांसिस्को जो है अमेरिका में है और वहाँ पे एक सम्मेलन हुआ जिसके तहत संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना की गई। पहले इसमें 51 देश थे पर वर्तमान में इसमें 193 देश हैं। यानी कि संयुक्त राष्ट्र संघ में सबसे पहले कितने देश थे? तो 51 देश, पर वर्तमान में 193 देश इसके सदस्य हैं। और सबसे नया सदस्य बना है दक्षिणी सूडान 2011 में। कब बना है? 2011 में। 193 नंबर का देश कौन बना है? दक्षिणी सूडान बना है 2011 में। वहीं हम बात करें संयुक्त राष्ट्र संघ का मुख्यालय कहाँ है? तो मैनहट्टन द्वीप न्यूयॉर्क में है। मैनहट्टन द्वीप पर न्यूयॉर्क स्थित है, तो वहीं पे इसका मुख्यालय है। ये 39 मंजिले का है, 17 एकड़ जमीन में फैला हुआ है। और ये 17 एकड़ जमीन जो है किसने दिया था? तो जॉन डी रॉकफेलर ने दान में दिया था। जॉन डी रॉकफेलर ने दान में दिया था 17 एकड़ जमीन, जिसमें 29 मंजिले का एक घर है जहां पर इसका मुख्यालय है। किसका? संयुक्त राष्ट्र संघ का मुख्यालय है। और संयुक्त राष्ट्र संघ का मुख्यालय न्यूयॉर्क में है। और न्यूयॉर्क जो है, न्यूयॉर्क में मैनहट्टन द्वीप पर। क्वेश्चन पूछेगा संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना कब हुई थी? तो 24 अक्टूबर 1945 को हुआ था। इसका मुख्यालय कहाँ है? तो न्यूयॉर्क में। न्यूयॉर्क के कहाँ? तो मैनहट्टन द्वीप पर। क्लियर है? यहाँ तक समझ में आ गया चीजें? चलिए आगे बढ़ते हैं। झंडे का पृष्ठभूमि जो है हल्का नीला सफेद में संयुक्त राष्ट्र संघ का प्रतीक बना हुआ है। यानी कि जो संयुक्त राष्ट्र संघ का जो झंडा है वो जो है हल्का नीले कलर का है और सफेद रंग से संयुक्त राष्ट्र संघ का क्या बना हुआ है? चित्र, प्रतीक बना हुआ है उस पे। यूएनओ, संयुक्त राष्ट्र संघ को शॉर्ट में बोलते हैं यूएनओ, यूनाइटेड नेशनल ऑर्गेनाइजेशन। तो संयुक्त राष्ट्र संघ जो है को शॉर्ट में बोलते हैं यूएनओ। क्या बोलते हैं? यूएनओ। यूएनओ में 6 भाषाएं हैं। कितनी भाषाएं हैं? 6 भाषाएं। अंग्रेजी, फ्रेंच, चीनी, स्पेनिश, रसियन और अरबी। ये 6 भाषा है यूएनओ की। तो क्वेश्चन पूछेगा जो संयुक्त राष्ट्र संघ है उसकी कितनी प्रमुख भाषाएं हैं? तो 6 हैं। अंग्रेजी है, फ्रेंच है, चीनी है, स्पेनिश है, रसियन है और अरबी है। कामकाज जो है ऑफिशियल तरीके से अगर कामकाज देखा जाए तो 2 ही भाषा में होता है, एक अंग्रेजी में और एक फ्रेंच में। एक अंग्रेजी और एक फ्रेंच में सारे कामकाज होते हैं, जबकि आधिकारिक भाषा 6 हैं। महत्वपूर्ण अंग की बात करें तो महासभा है, यानी कि इसके कई अंग हैं पर सबसे महत्वपूर्ण अंगों में महासभा है। दुनिया का लघु संसद भी कहा जाता है। क्वेश्चन पूछेगा दुनिया का लघु संसद किसे कहा जाता है? तो महासभा को कहा जाता है। इसमें सदस्य देश के प्रतिनिधि शामिल होते हैं। इसके सदस्य जो होते हैं, देश का जो प्रतिनिधि करता है वो इसमें शामिल होता है। महासभा ही न्यायाधीश व महासचिव की नियुक्ति करता है। जो अंतर्राष्ट्रीय जो न्यायालय की हम बात कर रहे थे, अभी पढ़े हैं अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय, उसमें न्यायाधीशों की नियुक्ति अब प्लस
जो महासचिव जो होते हैं अलग अलग यूएनओ के जो संयुक्त राष्ट्र संघ के जो महासचिव होते हैं अलग अलग क्षेत्रों के, उसकी भी नियुक्ति कौन करता है? महासभा करता है। महासभा में संयुक्त राष्ट्र संघ की बजट सुरक्षा परिषद की सिफारिश पर पारित होता है। यानी कि महासभा में ही संयुक्त राष्ट्र संघ का जो बजट है वो सुरक्षा परिषद की सिफारिश पर पारित होता है। सुरक्षा परिषद दुनिया का पुलिसमैन कहा जाता है। सुरक्षा परिषद को दुनिया का क्या कहा जाता है? पुलिसमैन कहा जाता है। सुरक्षा परिषद में 15 सदस्य होते हैं, 15 देश सदस्य हैं सुरक्षा परिषद के, जिसमें 5 अस्थायी हैं और 10 अस्थायी हैं। 5 अस्थायी कौन कौन से हैं? तो चीन, फ्रांस, अमेरिका, इंग्लैंड और रूस है। कौन कौन? चीन है, फ्रांस है, अमेरिका है, रूस है और इंग्लैंड है। ये 5 अस्थायी सुरक्षा परिषद के सदस्य हैं और 10 अस्थायी जो सदस्य हैं देश, उनका कार्यकाल 2 वर्षों तक होता है। अस्थायी मतलब ये हमेशा ही रहे हैं शुरू से ही। तो भैया तो 2 वर्षों तक इनका कार्यकाल होता है। 2 वर्षों के बाद इनको हटा दिया जाता है और अन्य किसी देश को अस्थायी सदस्य बनाया जाता है। प्रस्ताव पारित के लिए अस्थायी सदस्यों का हस्ताक्षर जरूरी है। यानी कि सुरक्षा परिषद में कोई सा भी प्रस्ताव आता है उसको पारित होने के लिए जो अस्थायी सदस्य हैं उनका हस्ताक्षर जरूरी है। निगेटिव वोटिंग इनके पास का पावर होता है, यानी वीटो पावर होता है इनके पास। यानी कि इन 5 में से अगर कोई भी अगर साइन नहीं करेगा तो बिल पारित नहीं होगा। प्रयोग सबसे अधिक रूस करता है। इसका वीटो पावर का सबसे अधिक प्रयोग कौन करता है? रूस करता है। सचिवालय की प्रमुख अंग जो है मुख्य प्रशासनिक अधिकारी होता है, जो इसे महासचिव नियुक्त करता है। महासचिव नियुक्त किसे किसे करता है? तो सुरक्षा परिषद की सिफारिश पर महासभा करता है। यानी कि महासचिव की नियुक्ति कौन करता है? तो सुरक्षा परिषद की सिफारिश पर महासभा करता है। महासचिव का कार्यकाल 5 वर्षों तक होता है। प्रथम जो है महासचिव जो थे नॉर्वे के त्रिंगवेली थे और वर्तमान में कौन है? एंटोनियो गुटेरेस हैं, जो कि पुर्तगाल के हैं। तो क्वेश्चन पूछेगा यूएनओ के महासचिव कौन है इस समय वर्तमान में? तो आपको बता देना है एंटोनियो गुटेरेस हैं, जो पुर्तगाल के रहने वाले हैं। प्रथम कौन थे महासचिव? तो नॉर्वे के त्रिंगवेली थे। समझ में आ गया? अब संयुक्त राष्ट्र संघ के अंगों के बारे में जान लेते हैं। तो यहाँ पे ध्यान देंगे आप कि अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन ILO की स्थापना 11 अप्रैल 1919 की हुई थी। यह अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन जो है यूएनओ का ही, संयुक्त राष्ट्र संघ का ही क्या है? एक शाखा है, जिसकी स्थापना 11 अप्रैल 1919 में हुई थी। तो क्वेश्चन डायरेक्ट पूछता है अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन का स्थापना कब हुआ? तो 11 अप्रैल 1919 में हुआ था। इसका मुख्यालय कहाँ है? तो जेनेवा में है। और इसका मुख्य उद्देश्य क्या है? तो श्रमिकों के जीवन के स्तर में सुधार और राष्ट्रीय स्तर पर उनको बढ़ावा देना, इसका मुख्य उद्देश्य है। दूसरी संस्था है संयुक्त राष्ट्र खाद्य और कृषि संगठन, जिसको FAO कहते हैं। FAO की स्थापना है 16 अक्टूबर 1945 को हुई थी और रोम के इटली में इसका मुख्यालय है। रोम इटली में इसका मुख्यालय है। कृषि और पोषण तथ्यों में सुधार लाकर लोगों के जीवन स्तर में बदलाव लाना इसका मुख्य उद्देश्य है। विश्व स्वास्थ्य संगठन, जिसको हम WHO कहते हैं, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, जिसकी स्थापना 7 अप्रैल 1948 में हुई थी और इसका मुख्यालय जेनेवा में है। कहाँ है? जेनेवा में। और इसका मुख्य उद्देश्य है अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर लोगों के स्वास्थ्य में सुधार लाना। उसके बाद चौथी संस्था है विश्व मौसम विज्ञान संगठन। इसका जो स्थापना होता है 15 मार्च 1950 को होता है और इसका मुख्यालय भी जेनेवा में है। और इसका मुख्य उद्देश्य है मौसम विज्ञान के क्षेत्र में सहयोग करना। अंतर्राष्ट्रीय परमाणु ऊर्जा अधिकरण, जिसकी स्थापना 29 जुलाई 1957 में होती है। इसका मुख्यालय ऑस्ट्रिया में है और इसकी जो ऑस्ट्रिया की जो राजधानी है, इसका मुख्यालय ऑस्ट्रिया की राजधानी वियना में है। कहाँ है? वियना में। तो ऑस्ट्रिया की राजधानी क्या है? वियना है। परमाणु ऊर्जा के क्षेत्र में संपूर्ण उपयोग करना, यानी परमाणु ऊर्जा के क्षेत्र में संपूर्ण उपयोग करना इसका मुख्य उद्देश्य है। छठा है संयुक्त राष्ट्र मानव अधिकार परिषद। तो इसका जो स्थापना हुआ है 15 मार्च 2006 में हुआ है। 15 मार्च 2006 में इसकी स्थापना हुई है और इसमें 47 देश, पहली बार शुरू में 47 देश थे और 47 देशों का कार्यकाल 3 वर्ष का होता है। 3 वर्ष का होता है और इसका जो मुख्यालय है जेनेवा में है। कहाँ है? जेनेवा में। और प्रत्येक 3 वर्षों में 47 देशों में क्या होता है? प्रत्येक 3 वर्षों में इनको सेवानिवृत्त किया जाता है। यानी कि प्रत्येक 3 वर्ष जिनका पूरा होता है उनको हटा के दूसरे को लाया जाता है।
दूसरे देश इसमें शामिल होते हैं। तो आपको समझ में आ गया हो। तो संयुक्त राष्ट्र संघ के जो महत्वपूर्ण संगठन है, एक बार फटाफट रिवीजन कर लेंगे। अंतर्राष्ट्रीय ILO की स्थापना कब हुई थी? तो 11 अप्रैल 1919 में हुआ था। मुख्यालय कहाँ है? जेनेवा में है। संयुक्त राष्ट्र खाद्य कृषि का संगठन कब हुआ था? तो 16 अक्टूबर 1945 में हुआ था। मुख्यालय रोम में है। रोम कहाँ स्थित है? इटली में। विश्व स्वास्थ्य संगठन WHO की स्थापना 7 अप्रैल 1948 में हुआ था। जेनेवा में इसका मुख्यालय है। विश्व मौसम विज्ञान संगठन 15 मार्च 1950 में इसकी स्थापना हुई थी। इसका जो मुख्यालय जेनेवा में है। अंतर्राष्ट्रीय परमाणु ऊर्जा अधिकरण 29 जुलाई 1957 में इसकी स्थापना हुई थी और इसका मुख्यालय वियना में है। ऑस्ट्रिया की राजधानी वियना में। समझ में आ गया? और संयुक्त राष्ट्र मानव अधिकार परिषद 15 मार्च 2006 में इसकी स्थापना होती है और 47 देश इसके कार्य माने कि 47 देश इसमें क्या है? शामिल हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं और समझते हैं आगे क्या है। अब देखिए, इसी के तहत जो संयुक्त राष्ट्र संघ है, संयुक्त राष्ट्र संघ के ही तहत इसमें क्या है कि विश्व पर्यावरण संगठन भी है, जिसकी स्थापना 1972 में हुई थी और इसका मुख्यालय जो है नैरोबी में है। नैरोबी जो है केन्या में स्थित है। तो क्वेश्चन पूछेगा, विश्व पर्यावरण संगठन जो हुआ है, विश्व पर्यावरण का संगठन कब हुआ था? इसकी स्थापना कब हुई थी? 1972 में हुआ था। इसका मुख्यालय कहाँ है? तो नैरोबी में है। नैरोबी कहाँ स्थित है? केन्या में। और इसी के तहत 5 जून 1973 से प्रत्येक 5 जून को हम विश्व पर्यावरण दिवस मनाते हैं। 14 जुलाई 1941 को न्यू फाउंडलैंड में अटलांटिक चार्टर आया था, जिसके तहत अमेरिका के राष्ट्रपति रूजवेल्ट और ब्रिटेन के प्रधानमंत्री चर्चिल ने जारी किया था। 14 जुलाई 1941 को न्यू फाउंडलैंड में अटलांटिक चार्टर जो जारी किया, किसने किया था? अमेरिका के राष्ट्रपति रूजवेल्ट और ब्रिटेन के प्रधानमंत्री चर्चिल ने किया था, विंस्टन चर्चिल ने। राष्ट्र संघ में प्रस्ताव जो है 11 जो राष्ट्र संघ है, संयुक्त राष्ट्र संघ जो है उसमें 111 धारा है और 19 अध्याय हैं। तो क्वेश्चन पूछता है संयुक्त राष्ट्र संघ में कितनी धारा है? तो 111। कितने अध्याय हैं? तो 19 हैं। यूनेस्को की स्थापना जो है कब हुई थी? यूनेस्को की स्थापना 16 नवंबर 1945 को लंदन में हुआ था। इसका मुख्यालय पेरिस में है। क्वेश्चन पूछेगा यूनेस्को की स्थापना कब हुई? तो 16 नवंबर 1945 को। इसका मुख्यालय कहाँ है? तो पेरिस में है। पेरिस कहाँ स्थित है? तो लंदन में। कहाँ स्थित है? लंदन में। और यूनेस्को का काम क्या है? तो शिक्षा, प्राकृतिक, सामाजिक विज्ञान, सांस्कृतिक संरचना के माध्यम से अंतर्राष्ट्रीय शांति को बढ़ावा देना इसका मुख्य उद्देश्य है। अब देखिए, स्वेज नहर का एकीकरण कब किया गया? 1956 में किया गया था और लाल सागर और भूमध्य सागर को जोड़ता है। क्वेश्चन पूछेगा स्वेज नहर जो है किस किस महासागर को जोड़ता है? तो लाल सागर और भूमध्य सागर को जोड़ने का काम स्वेज नहर करता है। विश्व बैंक की स्थापना कब हुई थी? तो जुलाई 1945 में विश्व बैंक की स्थापना हुई थी। ब्रेटन वुड्स सम्मेलन जुलाई 1944 में हुआ था। ब्रिटेन वुड्स सम्मेलन कब हुआ था? तो जुलाई 1944 में हुआ था। विश्व बैंक व अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष की स्थापना हुई थी 1945 को दोनों की स्थापना हुई थी, विश्व बैंक की भी और मुद्रा कोष बैंक की भी स्थापना हुई थी। किस सम्मेलन के तहत? तो वेटसन वुड्स सम्मेलन के तहत। वेटसन वुड्स सम्मेलन कब हुआ था? जुलाई 1944 में हुआ था, जिसके तहत विश्व बैंक और अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष की स्थापना हुई थी। और इन दोनों का मुख्यालय जो है वाशिंगटन डीसी में है। वाशिंगटन डीसी में है, याद रखेंगे। विश्व बैंक का भी मुख्यालय वाशिंगटन डीसी में, अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष का भी मुख्यालय वाशिंगटन डीसी में है। कहाँ है? वाशिंगटन डीसी में। ध्यान दीजिएगा। नेक्स्ट चैप्टर है इंडो चाइनी राष्ट्रवाद आंदोलन। अमेरिका ने वियतनाम में सैनिक हस्तक्षेप किया था। अमेरिका ने वियतनाम में सैनिक हस्तक्षेप किया था, जिसका उद्देश्य था दक्षिणी पूर्वी एशिया में कम्युनिस्ट प्रभाव को रोकना। हिंद चीन पहुंचने वाले प्रथम व्यापारी पुर्तगाली फार्नोपाइरेस डी एंड्रोड था। तो देखिए, हिंद चीन की बात करें तो चीन को पहले हिंद चीन के नाम से जानते थे और चीन में पहुंचने वाला पहला व्यापारी जो था वो पुर्तगाल का रहने वाला था, जिसका नाम था फ्रेनोपाइरेस डी रेडेंड
इसका पूरा नाम था, जो सबसे पहले पुर्तगाल का रहने वाला था, जो चीन पहुंचा था व्यापार के रूप में, पहला व्यापारी था। अंकोर वाट का मंदिर, जो विष्णु मंदिर है, अंकोर वाट का मंदिर कंबोडिया में है। क्वेश्चन पूछेगा अंकोर वाट का मंदिर कहाँ है, तो कंबोडिया में। और ये सूर्यवर्मन द्वितीय ने बनवाया था। अंकोर वाट का मंदिर किसने बनवाया था, सूर्यवर्मन द्वितीय ने बनवाया था। क्वेश्चन रहेगा विश्व आर्थिक मंदी कब प्रारंभ हुई, तो 1929 से लेकर 1940 तक विश्व आर्थिक मंदी चली, जो अमेरिका से शुरू हुआ था। अधिक प्रभाव अमेरिका में देखने को मिला, सबसे कम प्रभाव फ्रांस में देखने को मिला। तो विश्व आर्थिक मंदी का सबसे अधिक प्रभाव अमेरिका में देखने को मिला, सबसे कम प्रभाव फ्रांस में देखने को मिला था। हनोई समझौता मार्च 1946 में हुआ था, फ्रांस और वियना के बीच में हुआ था। हनोई की राजधानी है, हनोई की ही राजधानी, हनोई कहाँ है, हनोई की राजधानी है। वियतनाम कम्युनिस्ट पार्टी की स्थापना 1930 में हुई थी। क्वेश्चन पूछता है वियतनाम कम्युनिस्ट पार्टी की स्थापना कब हुई थी, 1930 में हुआ था। किसने किया था, हो ची मिन्ह ने किया था। नेक्स्ट ध्यान देंगे, सन यात चीन का राष्ट्रपति था। सन यात चीन का क्या था भैया, राष्ट्रपति था। वियतनाम में टोकिन फ्री स्कूल की स्थापना 1907 में हुई थी। वियतनाम में टोकिन फ्री स्कूल की स्थापना 1907 में हुई थी और पश्चिमी शैली में शिक्षा देना इसका उद्देश्य था। पश्चिमी शैली में यानी कि यूरोप की शैली में शिक्षा देना इसका मुख्य उद्देश्य था। वियतनाम में टोनिक फ्री स्कूल की स्थापना 1907 में हुई थी। द हिस्ट्री ऑफ द लॉज ऑफ वियतनाम फॉन बोंग चुंग ने लिखी थी, यानी कि द हिस्ट्री ऑफ द लॉज ऑफ वियतनाम की पुस्तक के लेखक कौन है, फॉन बोंग चौंग इसके पुस्तक के लेखक हैं। होआ आंदोलन वियतनाम में हुआ था और बौद्ध धार्मिक आंदोलन था। बौद्ध धार्मिक आंदोलन से संबंधित है हुआ आंदोलन, और हुआ आंदोलन कहाँ हुआ था, वियतनाम में हुआ था। वियतनाम की स्वतंत्रता 2 मार्च 1945 में हुई थी। वियतनाम कब स्वतंत्र हुआ था, 2 सितंबर 1945 को वियतनाम स्वतंत्र हुआ, 2 सितंबर 1945 को। पेरिस की संधि कब हुई थी, तो आपको बताना है पेरिस की संधि 27 जनवरी 1973 में इंडो चाइना से संबंधित है। तो देखिए पेरिस की ये तीसरी संधि हो गई। एक तो हुआ था कब, 1763 में, एक 1783 वाला याद रखेंगे और एक 1773 वाला, यानी कि पेरिस की संधि देखेंगे 3 बार हुआ। अब इंडो चाइना से ये संबंधित है, कौन सा, 73 वाला, समझा गया। इंडो चीन में राष्ट्र सम्मिलित हैं। इंडो चीन में कौन कौन से देश आते हैं, तो म्यांमार आता है, वियतनाम आता है, लाओस आता है, कंबोडिया, थाईलैंड, सिंगापुर, मलेशिया यानी कि मलय प्रायद्वीप, ये सब आते हैं। तो वियतनाम, लाओस, कंबोडिया, थाईलैंड, सिंगापुर और मलय प्रायद्वीप जो है इंडो चीन राष्ट्र में सम्मिलित हैं। तो म्यांमार हो गया, वियतनाम हो गया, लाओस, कंबोडिया, थाईलैंड, सिंगापुर और मलय प्रायद्वीप जो है हिंद चीन राष्ट्र से सम्मिलित थे। बायो पाई की सरकार जो है वियतनाम की है। बायो पाई की सरकार जो है वियतनाम की है, जो जापान की कठपुतली है। कहाँ की कठपुतली है, जापान की कठपुतली है, और ये सरकार कहाँ की है, वियतनाम की है। एपो कैलिप्ट नाउ फिल्म जो है 1989 में रिलीज की गई और फ्रांसीसी कापोला की फिल्म है। ये फ्रांसीसी कापोला की एक फिल्म है और ये रिलीज की गई थी 1789 में। वियतनाम का एकीकरण 2 जून 1976 में हुआ था। वियतनाम का एकीकरण 2 जून 1976 में हुआ। एकीकरण का मतलब क्या है, यानी वियतनाम पे छोटे छोटे जगहों पे अलग अलग देश का कब्जा होगा और सारे देशों को हटा के जब आज़ाद हो गया होगा तो सबको मिला लेना, वही एकीकरण कहलाता है। ये एकीकरण कब हुआ, 2 जून 1976 को। 1860 से लेकर 1904 की बात करें तो इंडो चाइनीज एक फ्रांसीसी उपनिवेश था। इंडो चाइना एक फ्रांसीसी उपनिवेश था 1860 से लेकर 1904 तक। 1955 से लेकर 1975 तक वियतनाम के गृह युद्ध में अमेरिका को हराया था। 1955 और 1975 के बीच वियतनाम के गृह युद्ध में अमेरिका की हार हुई थी। अमेरिका की क्या हुई थी, हार हुई थी। देखिए
ये हमारा आज का लास्ट टॉपिक है और हमारा पूरा वर्ल्ड हिस्ट्री क्या हो गया, खत्म हो गया। तो लगभग आपके 2 घंटे की क्लास में पूरा वर्ल्ड हिस्ट्री आपका क्या हो गया, समाप्त हो गया। अगर आप इसको 2-3 बार रिवीजन कर लेते हैं तो अच्छे से आपको तैयार हो जाएगा और एग्जाम में क्वेश्चन कहीं से भी छूटने वाला नहीं है। अब देखिए, पर्सिया का राजा जो था विल्हेम प्रथम थे, जो बिस्मार्क का चांसलर बनाया था। विलियम प्रथम ने बिस्मार्क को क्या बनाया था, चांसलर बनाया था। पर्सिया का राजा था ये। सेंड्रॉन का युद्ध जो है 1 सितंबर 1870 में हुआ था, फ्रांस और पर्सा के बीच हुआ था। नेपोलियन तृतीय और सेना को पकड़ा गया और पर्सा जीत गई। पर्सा क्या हो गया, जीत गया। फ्रांस में क्या हुआ था, हार गया था सेंड्रॉन के युद्ध में। पोलैंड पर आक्रमण 1830 और 63 के बीच में हुआ था। 1830 से लेकर 1863 तक पोलैंड पर आक्रमण हुआ। कार्ल मार्क्स का जन्म जर्मनी में हुआ था 5 मार्च 1818 में। 5 मार्च 1818 में कार्ल मार्क्स का जन्म जो है जर्मन में हुआ था। अरबों से देखिए, बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है, अरबों से दिशा सूचक यंत्र का प्रयोग यूरोपीय वासियों ने लिया था। दिशा सूचक जो है यंत्र का उपयोग सबसे पहले यूरोपियों ने किससे सीखा, तो अरबियों से सीखा था। मैगलर ने स्पेन के राजा चार्ल्स प्रथम के सेना में पूरी दुनिया का चक्कर लगाना पुर्तगाल का यानी कि देखिए, इसको हम पहले ही बता चुके हैं। मैगलनर एक व्यक्ति था जिसने स्पेन के राजा से अनुमति ली। स्पेन का राजा कौन था, चार्ल्स प्रथम था, उससे अनुमति ली और अनुमति लेने के बाद पूरे विश्व का चक्कर लगाया। और ये जो मैगलनर था कहाँ का निवासी था, तो पुर्तगाल का निवासी था। क्वेश्चन पूछेगा पूरे विश्व का चक्कर लगाने वाला कौन था, तो मैगलनर था। मैगलनर कहाँ का रहने वाला था, तो आप बता देंगे पुर्तगाल का रहने वाला था। किस राजा से इसने अनुमति ली थी, तो चार्ल्स प्रथम से ली थी। कहाँ का राजा था, तो स्पेन का राजा था। स्टाम्प एक्ट कब आया था, 1765 में आया था और ब्रिटेन के द्वारा अमेरिकी उपनिवेश में कागज के विभिन्न रूपों का लगाया गया प्रत्यक्ष कर था। तो स्टाम्प एक्ट क्या था, 1765 में आया था और ब्रिटेन के द्वारा अमेरिकी उपनिवेश में विभिन्न तरीके से जो कागज हैं उन पे प्रत्यक्ष रूप से लगाया गया ये कर था। 1889 में हिटलर का जन्म ऑस्ट्रिया के वान में हुआ था। तो हिटलर का जन्म कहाँ हुआ था, तो ऑस्ट्रिया के वान में हुआ था 1889 में। तो ये आपका पूरा वर्ल्ड हिस्ट्री आपका कंप्लीट हुआ। जो लोग पुरानी वीडियो, पिछली वीडियो नहीं देखे हैं तो आप पिछली वीडियो देखेंगे तब ये वीडियो आपको अच्छे से समझ में आएगी। तो आज आपका पूरा वर्ल्ड हिस्ट्री समाप्त हो गया। 1 बार 2 बार 3 बार 4 बार आप देख लेंगे अच्छे से। देखिए, मैं फिर से बता देता हूँ, आप 2x करके वीडियो मत देखिए क्योंकि आप फ्रेशर हैं। जो भाई पहले पढ़ रखे हैं तो वो आप 2x करके देखोगे, चीज़ें समझ में आएंगी। पर पहली बार पढ़ने वाला अगर 2x करके देखेगा तो समझ तो आएगा कुछ और ऊपर से निकल जाएगा। तो आज के लिए बस इतना ही। और जो लोग SCRT बिहार SCRT बुक का क्लास करना चाहते हैं तो जियोग्राफी में पढ़ा रहा हूँ और उसका प्लेलिस्ट भी बना हुआ है, आप चैनल पर जाकर वो वीडियो देख सकते हैं। और जियोग्राफी कंप्लीट होते ही मैं हिस्ट्री भी पढ़ा दूंगा, हिस्ट्री भी आपका कंप्लीट हो जाएगा। फिर जल्द ही मैं NCERT का क्लास लेकर आ रहा हूँ, पूरा क्लास 6 से लेकर क्लास 12 तक का NCERT जियोग्राफी और हिस्ट्री, जो पढ़ना चाहते हैं वो भी पढ़ सकते हैं। और साथ ही साथ एक और क्लास स्टार्ट होने वाली है जो SCRT की क्लास है। SCRT कह रहे हैं बिहार स्टेट का क्लास है। बिहार स्टेट जो लोग फॉर्म भरने वाले हैं, बिहार स्टेट की बात कर रहे हैं, जो लोग 9th 10th में SST से 9th 10th में SST से जो लोग बिहार स्टेट का फॉर्म डालने वाले हैं उन लोगों का टेस्ट क्लास स्टार्ट करने वाले हैं। वो डेली एक टेस्ट होगा, डेली आप एक टेस्ट का वीडियो देख सकते हैं। तो आज के लिए इतना